अभी मैं योगाचार्य श्री राधेश्याम मिश्र जी से बात कर रहा था, जो जिन्होंने भारत में पहले प्रयास किया था आश्रम खोलने का, लेकिन सफल नहीं रहे थे। विदेशों से शुरू हुआ और फिर देश में चोरल, इंदौर के नज़दीक चोरल में ये आश्रम बना। तो ये उनकी योजना है। भूमिका बाद में करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन की शुरुआत, अपने जो करियर होता है उसकी शुरुआत अपने पत्रकारिता से की। आज आप योग गुरु हो गए, योगाश्रम चला रहे हैं। ये यात्रा कैसे कैसे रही है? और ठीक है, मैं पत्रकारिता में तो बहुत बाद में आया। सबसे पहले तो माता पिता की प्रेरणा से हम कर्मकांडी पंडित बने। अच्छा, वहाँ से शुरुआत हुई थी और वो चाहते थे कि मैं ये जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं जी, उन्हें भली भांति सीखूँ और करूँ, जिसमें यज्ञ आता है, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियाँ आती हैं, षोडश संस्कार आते हैं। तो ये सब हमें पहले सिखाया गया। तब तक हम माता पिता के निर्देश पर जीवन को जी रहे थे। जी, जैसे जैसे बड़े होते गए, अंदर से भी कुछ प्रेरणाएं आई। उनमें एक आई कि संगीत सीखा जाए, अच्छा, और उसमें भी शास्त्रीय संगीत। हम्म, तो हम शास्त्रीय संगीत सीखने लग गए और धीरे धीरे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी बन गए। वो समाप्त हुआ, उसके प्रति उत्साह जो है धीरे धीरे कम हुआ और तब आए हम पत्रकारिता में। अच्छा, और इस बीच में थोड़ा सा थिएटर, थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करना, सब चलता रहा। ये कहाँ की बात है? मेरे कहाँ? ये यात्रा उज्जैन से शुरुआत हुई थी और मुंबई में चल रही थी। तभी एक बीमारी जिसके प्रति मैं सजग हुआ जब मैं 19 वर्ष का हो गया, और मुझे मालूम पड़ा कि ये जो बीमारी है ये 12 वर्ष अच्छा, दमा की बीमारी। और 19 वर्ष तक आते आते सिम्टम्स उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हम रहते थे अब स्वतंत्र, और उस उम्र में यदि आप के ऊपर कोई नियंत्रण ना हो माता पिता का, उस ज़माने में ऐसा रहता था, तो चांसेस रहते थे कि बुरी संगतें लग जाएं, जी, व्यसन लग जाए। तो जब वो व्यसन आदि मुझे लग गए तो सिम्टम्स और तेज़ी से बढ़ते गए। देश में तो बहुत पहले से हालांकि योग चल रहा है, लेकिन जैसे योग है, आसन, आसन प्राणायाम और ध्यान, तो किन्हीं का ध्यान पे जोर होता है, किन्हीं का आसन पे होता है, किन्हीं प्राणायाम पे। आपको क्या लगता है सबसे कारगर जो है आपकी दृष्टिकोण में? कभी भी ऐसा जो लोग किसी एक को लेकर चलते हैं वो बहुत आगे तक जा नहीं पाते। मैंने नहीं देखा ऐसा, प्रैक्टिकली नहीं देखा। तो ये सब जरूरी है, आसन भी जरूरी है। अगर आपका शरीर, जब आप ध्यान में बैठें और यहाँ वहाँ दर्द करे, कमर में दर्द करे, घुटने में दर्द, क्या कैसे ध्यान लगाएंगे आप? लगा नहीं सकते। इसके लिए शरीर को लाइट करना पड़ेगा। यहाँ शक्ति आपके मांसपेशियों में होनी चाहिए, आपके जो नर्व होते हैं वो बिल्कुल उसका फ्लो अच्छा चलना चाहिए, तब जाके आप ध्यान में बैठेंगे तो शरीर बाधक नहीं बनेगा। फिर प्राणायाम अच्छा होने से आपकी श्वसन ठीक चलेगी, उसका मन पर असर पड़ेगा और ध्यान जल्दी लगेगा। क्रियाएँ करके शुद्धिकरण करेंगे। अशुद्ध शरीर के साथ में आप ध्यान में जाएंगे तो अशुद्ध विचार आएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है और योगियों की ऐसी मान्यता है कि अगर ध्यान हमारी आखिरी सीढ़ी है, ध्यान मूल है, योग मतलब ध्यान, ये बहुत क्लियर मैं दिमाग में रखिएगा। योग मतलब ध्यान हो गया। अब ये ध्यान तक पहुंचने के लिए हमारा ये यंत्र बहुत सुदृढ़
बहुत शुद्ध, बहुत सात्विक, बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आसन, प्राणायाम, क्रियाएं आदि हैं। इससे शरीर को अच्छा बना लीजिए, फिर ध्यान करने के लिए जाए तो ध्यान घटेगा, और नहीं तो फिर लोग इल्यूजनरी में, कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, ध्यान घटता नहीं। जितने भी बड़े योगी हुए हैं आज भी ध्यान साधना करते हैं, अपने शरीर को अच्छा करके तभी तो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी भ्रम, क्या हमें ज़िंदगी भर करना पड़ेगा? नहीं। आसन, प्राणायाम आदि से हम अपने अंदर सिद्धियाँ ला सकते हैं। फिर एक बार वो शरीर बन गया तो फिर हमें सिर्फ ध्यान ही करना है, फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं। योगी लोग क्या करते थे? आसन सिद्धि करते थे। 4 घंटे किसी एक आसन में आप कर सके तो आसन सिद्धि हो जाती है। मैंने वो सब किया हुआ है, तो अब मुझे आसन करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता है। पश्चिमोत्तानासन में गए तो 4 घंटे रहने की आपकी एबिलिटी आ गई। अब आपको जीवन में कभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहेगा, अंत तक रहेगा। तो ये लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है कि अरे क्या जीवन भर में ये आसन प्राणायाम करेंगे, हमें ध्यान करना है। नहीं, एक बार आसन सिद्धि कर ले फिर ध्यान में आराम से जा सकते हैं। अच्छा, आपके जीवन में मैंने ये इस क्षेत्र में जब आया एक चमत्कार थे, जब आप योग को इस तरह से चारों तरफ फैला, काफ़ी लोग आपके संपर्क में, ऐसा चमत्कार लोगों के साथ भी हुआ है? ऐसे कितने लोग? बहुत लोग, चूँकि अब मैं 3-3.5 हज़ार योग शिक्षक बना चुका हूँ और करीब 5 लाख से अधिक लोगों को मैं योग सिखा चुका हूँ, तो अनेकों चमत्कार देखे हैं। अनेकों लोग, जैसे मैं श्रेय देता हूँ मेरे उन गुरु को, ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य को, ऐसे ही बहुत लोग हैं जो मुझे श्रेय देते हैं। श्रेय तो ईश्वर को ही देना चाहिए। इंदौर बहुत पास में है, यहाँ का ही उदाहरण ले लें तो एक महिला हमारे संपर्क में आई। उनके पति का एक प्रिंटिंग यूनिट है, प्रिंटिंग प्रेस का यूनिट है। हमें कोई किताब छपवानी थी, उन तक पहुँचे एक मित्र के माध्यम से, तो उन्होंने उस किताब के जो अंश थे उसको कहीं पढ़ा और उनको लगा कि बात की जानी चाहिए। और संयोग ऐसा बना कि हम उनसे जो डिलीवरी लेने वाले थे वो उसमें लेट हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरे घर से ले लीजिए, मैं अब प्रिंटिंग प्रेस तो बंद हो रहा है, आप मेरे घर आइए। घर पहुँचे, संयोग इसको कहते हैं। हाँ? अगर हम वहाँ प्रेस से जाके ले लेते तो कुछ कहानी और होती। अब घर आ गए तो उनकी धरी देखनी पड़ती है। वो लेकर के आई पानी और चाय वगैरह, नाश्ता वाश्ता लेकर के, फल वल लेकर के आई और बोले कि आपसे कुछ बात करना है। इनको ये जो आहार नली है इसके अंदर हर्निया हो गया है, और वो इतना बड़ा हो गया है कि अभी खाना नहीं खा पा रही है। लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ें लेना पड़ती है और वो भी कभी कभी उल्टी हो जाती है। हमने इंदौर के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, खूब पैसे खर्च कर दिए, कोई इसका इलाज यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। कह रहे हैं बम्बई जाइए, वहाँ पर इसका ऑपरेशन होगा, 6-7 लाख रुपए खर्च होगा और ऑपरेशन की गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी ठीक हो जाएगा, हो सकता है हर्निया फिर से डेवलप हो जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप उनकी रिपोर्ट वगैरह देखिए। और हमने कहा आप आइए। मैं उज्जैन रहा करता था, तो वो पति पत्नी हर शनिवार को रविवार को 3 महीने तक वहाँ आए। जो मैंने उस समय सिखाया वो अगले 5 दिनों तक अभ्यास करते रहे। 2.5 महीने में उनके सारे सिम्टम्स गायब हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना ये चेक करा लूँ। मैंने कहा मत चेक कराओ, अब तुम ठीक हो ना, उनके चक्कर में जाओगी तो फिर वो कुछ ना कुछ निकाल देंगे। हाँ, इसलिए आप चेक मत, तुम्हें ठीक लग रहा है, बहुत बिल्कुल ठीक लग रहा है, सारे सिम्टम्स गायब। बढ़िया से जैसे दाल बाफले यहाँ मालवा के होते हैं ना, वो खाने लगी। तो सोचता शायद इस जन्म में मैं खा ही नहीं पाऊँगी, मेरे तो यहाँ आहार नली में गठान हो गई। अब उनको इतना विश्वास जगा तो बोले मुझे योग शिक्षक बनना है। मैंने कहा ठीक है, बन जाइए। उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और हमारा इंदौर का पहला योग सेंटर उन्होंने खोला, और तब से लेकर आज तक वो इतनी सफल हुई हर प्रकार से। शरीर उनका सुदृढ़ हो गया एकदम, मन शांत, जिसकी वजह से मन के कारण ही सब बीमारियाँ होती हैं। मन अच्छा हो गया, अब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया। उन्होंने उनके पति से लोन लेकर के उन्होंने 20 लाख रुपए लगा करके योग स्कूल खोला है। 1.5 साल में पैसा लौटा दिया पति को। और जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया
कि अभी उन्होंने करीब 24 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी योग से कमाए हुए धन से। तो जीवन में हर प्रकार से आनंद ही आनंद आ गया, सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, सब कुछ हो गया। तो इतने खुशी हैं, इतने आनंद है और मानते हैं और श्रेय देते हैं योग को। अच्छा, आज भी लोगों में जैसे पहली पसंद योग है, आयुर्वेद नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात जब बिगड़ती है तभी यहाँ आते हैं। पहली पसंद बने कितने दिन हो गए? ये सब निर्भर करता है वो जो दूत है आयुर्वेद का या योग का, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आप देखिए, आयुर्वेद की बात करें, भारत में एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है आयुर्वेद का। और अभी विदेशों में आयुर्वेद के कॉलेज खुले हैं। ब्राज़ील में एक आयुर्वेद का कॉलेज है जो वहाँ पर उनको डॉक्टर बनाता है, आयुर्वेद के डॉक्टर बनाता है। लेकिन भारत में निरंतर उसकी स्थिति गिरती जा रही है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास पैसा नहीं है, कोई इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये सब इन्हीं के ऊपर है। ये लोग जो भारत के आयुर्वेदाचार्य हैं, आज से 100 साल पहले तक के या 70-80 साल पहले तक के बड़े अच्छे नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, बड़े अच्छे। बाद में उन्होंने इतना मेहनत करना बंद कर दिया। तो अभी जो अब देखिए, 2 आयुर्वेद हो गए हैं अब। एक हो गया केरल आयुर्वेद और एक हो गया उत्तर भारत का आयुर्वेद। केरल आयुर्वेद निरंतर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया से लोग उनके पास इलाज करने के लिए आ रहे हैं और वो भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग के पास में कोई इलाज कराने भी नहीं आ रहा है। सरकारी आयुर्वेद संस्थान सारे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ बिल्ली कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ तो कोई आदमी जाता ही नहीं। हर शहर में आयुर्वेद चिकित्सालय है सरकारी, और वहाँ पर डॉक्टर से अपॉइंटेड है। लेकिन खुद हमारा अपना होने के बाद में निःशुल्क भी होने के बावजूद कोई भी वहाँ पे इलाज कराने नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ गारंटीड है कि इलाज नहीं होगा। इसलिए लोग एलोपैथी में जा रहे हैं। अच्छा नियंत्रण केंद्र से ही चाहिए। केंद्र सरकार में अब आयुष मंत्रालय बन गया है, वहाँ से आयुर्वेद को वो लोग पूरा नियामक आयोग है पूरा। अगर वो इस पर थोड़ा ध्यान दे दें और इनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई और इन पर कंट्रोल आ जाए। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल खोलना चाहूँ तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, जब तक मैं फुलफिलमेंट नहीं करूँगा तो हॉस्पिटल नहीं खोलूँगा। ऐसे पैरामीटर्स आयुर्वेद के लिए नहीं है, तो इसलिए इसकी हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, आपने केरल की जैसे बात की, तो केरल की जो पद्धति है उस पर पंचकर्मा जो है, मुझे लगता है उसका उस पर वो फोकस करते हैं। और अपने यहाँ तो क्या सचो जो पंचकर्मा ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? हाँ, वो उनका सिग्नेचर ट्रीटमेंट है। हाँ, वो ऐसा एक थेरेपी सिस्टम है जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू किया जा सकता है। बाकी भी चीज़ें वो करते हैं, तो वो जिसको जैसी व्याधि होगी वैसा वो इलाज करेंगे। पंचकर्म एक ऐसा है जो हमें प्रोफाइलेक्टिक एस्पेक्ट देता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो कवच पहनाता है। कि अगर आपने वो कर लिया तो एक कवच पहन लिया कुछ सालों के लिए, आपके अंदर अशुद्धियाँ नहीं होगी। इसलिए वो पंचकर्म उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत लोग उसको करवाने लगे। अच्छा, शल्य चिकित्सा और पैथोलॉजी जो है ये आयुर्वेद में कहते कि नहीं? ये हो नहीं सकती थी क्या? ये क्यों नहीं हो सकती थी? इन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। पहले थी, अब समाप्त हो गई। अब ये भी अपना डायग्नोसिस सिस्टम का बड़े बड़े यंत्र बनवा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। आलसी लोग हैं। ये अगर करने लग जाए तो बहुत दूर तक जा सकता है। आज भी आयुर्वेद में ऐसे इलाज हैं जो एलोपैथी में नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाले लोगों की कमी है, अंदर मोटिवेशन नहीं है इनके अंदर। हाँ, वही एलोपैथी में देखिए, जो डायग्नोसिस सिस्टम है उनका, जो मशीनरी है, जो पैथोलॉजी है, वो इसको अडाप्ट कर ले, उसमें कहाँ मना है। ट्रीटमेंट सिस्टम आयुर्वेद का ही रखे, व्यक्ति को जान तो लें कि क्या क्या है। वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, वो मानते नहीं तो एलोपैथी का हो गया। नहीं, आपका आयुर्वेद का भी हो सकता है। लेकिन पैथोलॉजी तो वही होता है। पैथोलॉजी तो सिर्फ यही निकाल के देता है कि इसका क्या क्या अंदर से अशुद्धियाँ। अब पढ़ाई भी तो 1 साल जो है कॉमन पढ़ाई होती है। अच्छा, आज हम जब बात कर रहे हैं तो कोरोना का कहर पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। तो आपके हिसाब से कोरोना के लिए जो आम आदमी को क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखे, क्या आहार ले, क्या विशेष कुछ लिया जाए कि जिससे कोरोना से बचे? सबसे पहले तो
ये रखें कि नियमित व्यायाम जरूर करें। अगर आपको योग नहीं आता है, योग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम चलना फिरना तो कीजिए, खूब एक्टिव रहिए। तो जब व्यक्ति का शरीर एक्टिव रहता है, खूब व्यायाम वगैरह करता है, तो अंदर ही हमारे अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। सूर्योदय के पहले उठें, क्योंकि सूर्योदय के दौरान जो व्यक्ति सोता रहता है उसके वो पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं होते। सूर्योदय के पहले उठे वो तो रेजिस्टेंस अच्छा हो जाएगा। तो अगर मेरे पास से या मेरे गले भी लग गया कोई कोरोना वाला, तो मुझे मेरा रेजिस्टेंस मुझे बचा लेगा। अब मान लीजिए अंदर आ भी गया, अब लग गया, अंदर आ गया, तब ट्रीटमेंट, ये विश्वास रखें कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेरा शरीर ही करेगा, बाहर कोई नहीं करेगा। डरिए मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। आदमी डर जैसे ही कुछ ऐसा आया, तुरंत से एक कुछ चीज़ें तय कर लीजिए। नंबर 1 कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर से नीचे का कुछ भी नहीं खाएंगे। पानी से लेकर के भोजन से लेकर सब कुछ 38 डिग्री टेम्परेचर से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। दूसरा, 10 से 20 बार गार्गल कीजिए, कफ को बनने मत दीजिए, यहाँ पर आने ही मत दीजिए, और कफ जितना आ रहा है उसको बार बार निकालते रहिए, कफ को पीजिए मत। हाँ, और भाप लीजिए और आनंदपूर्वक विश्राम कीजिए। न मानसिक कार्य कीजिए, न शारीरिक कार्य कीजिए। अंदर ही आपके अंदर व्यवस्था है, 4 से 5 दिन में आपको ठीक कर देगी, और 7 दिन पूरा आराम करने के बाद बाहर निकलेगी। ऐसा मेरा मानना है, और ये मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर आजमा करके कर चुका हूँ। मुझे भी हुआ था और मैंने ये सब किया और मैं ठीक हुआ। बहुत लोगों को मैंने राय दिया है, उन्होंने भी अपने आप को ठीक किया है। आखिरी सवाल करूँगा, क्योंकि आखिरी जी, और भी बहुत सारे हैं प्रश्न, लेकिन हम जहाँ भी बैठ के आपसे बात करेंगे, जिस आश्रम सत्यधारा, इसकी परिकल्पना आपके दिमाग में कैसे और कैसे इसको आकार आपने दिया? हमारे मन में बहुत वर्ष, कई वर्षों से, 20-25 वर्षों से ये था कि आश्रम तो बनाना है। और कुछ जब ब्राज़ील आश्रम बन गया तो हमारे दिमाग में से उठ गया था कि अब एक आश्रम बनाना था, बना दिया। भगवान चाहते थे कि ब्राज़ील में बनना है तो ब्राज़ील में बन गया, और हम वहाँ संतोष में आ गए। अब फिर मेरे मन में ख़त्म हो गया कि भारत में भी आश्रम बनाना, ऐसा कहीं दिमाग में था नहीं। एक लड़की अर्जेंटीना से आई और उसने कहा कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ, और आपका आश्रम कहाँ है? तो मैंने कहा हमारा आश्रम इंडिया में नहीं है। बोले नहीं, यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं इंडिया तभी आऊँगी जब आपका आश्रम बन जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्यों? बोले नहीं, हमें भरोसा नहीं है, हमने बहुत आश्रमों के बारे में सुना है, तो मुझे चूँकि यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका आश्रम आ जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने उनसे शेयर किया हमारे आसपास में कि ऐसा सब हुआ है। तो सभी लोग बोलने लगे कि हाँ, अगर एक आश्रम आप अपना इंडिया में भी हो जाएगा तो कोलैबोरेशन में ठीक रहेगा, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, एक वहाँ भी होना चाहिए। ऐसे करके मन में आया कि हाँ, आश्रम खोला जाए। फिर हमने सोचा कहाँ बनाया जाए, तो पहला सब हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति होते हैं तो वो उधर ही सोचते हैं कि ऋषिकेश में बनाया जाए। तो हम ऋषिकेश गए, उत्तरकाशी गए, देहरादून गए, वहाँ पर जगह देखी। फिर दूसरा ऑप्शन आया कि गोवा में देखा जाए, वहाँ भी देखा। और ईश्वर को जो मंजूर होता है, हमारे मालवा में जहाँ पर हम हैं, नर्मदा जी के पास में, अपने गृहनगर के बिल्कुल पास में, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी थी। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ पर नैसर्गिक पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से व्यक्ति का इलाज हो। तो इसकी पूरे प्रदेश में आवश्यकता है। तो हमने इंदौर के पास भी चोरल नाम की चोरल वैली है, पूरा चारों तरफ पहाड़ है, नदियाँ हैं, यहाँ पर ये जगह मिली और हमने यहाँ पर ये आश्रम का प्लान किया। और सब ईश्वर का इतना सपोर्ट मिला कि कोई कानूनी बाधाएं नहीं आई, ज़मीन इतनी अनुकूल मिल गई और सारे लोग मिल गए। समय हमारे पास बहुत कम था। जो काम ऐसा कोई देखता है तो कहते हैं 3-4 साल लगे होंगे बनाने में, तो हमने इसको पूरा 4 महीने के अंदर इसका निर्माण किया। जो मशीनरी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे 3 साल में लगते हैं, उतना हमने 4 महीने में लगा दिया। 150-200 लोग यहाँ रोजाना काम करते थे, सारी मशीनरी लगती थी, और इसमें कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट नहीं आया, सब ईश्वर की प्रेरणा से ही सब बनता गया। और आज यहाँ 50 कमरे का यह आश्रम है, जिसमें 4 योग हॉल हैं, ऑडिटोरियम है, गौशाला है, हमारा अपना यहाँ ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसमें अधिकांश चीज़ें हमारी खुद की ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई हैं। और एक और
महत्वपूर्ण बात कि हम लोग वीगनिज्म को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं। हम लोग दूध डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बैन किया हुआ है। सिर्फ लोगों को भारतीय एक राष्ट्रीय पेय हो गया है चाय, तो हम लैक्टोज फ्री अमूल का दूध मंगाते हैं, उसकी चाय लोगों को देते हैं। क्योंकि दूध हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें एक लैक्टोज नाम की चीज़ होती है जो शरीर में कैंसर क्रिएट कर सकती है। तो हम वो चीज़ को यहाँ पर लाते हैं कि हमारी जो गाय है उनका दूध हम नहीं निकालते, उनके बछिया ही उनकी दूध पीती है। ये भी हमने शुरुआत यहाँ पे किया है। तो ऐसे करके ये आश्रम बन गया है और इसका श्रेय पूरा जो है गुरु के आशीर्वाद का है या भगवान शिव उन्हीं ने ही बनवाया है। पूरे जो आश्रम में जो कमरे हैं, जो हॉल है, ये सब पूरा, तो उसका लगता है कि ब्राज़ील आश्रम का है प्रभाव है कि आप क्या? नहीं, ब्राज़ील आश्रम अपने एक यूनिकनेस के साथ में है। ब्राज़ील आश्रम का एक प्रभाव यह है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ब्राज़ील आश्रम जैसी है। वहाँ भी ऐसे पीछे पहाड़ है, वहाँ भी आश्रम के अंदर नदी है, यहाँ भी आश्रम के अंदर नदी है। तो ये सब अपने आप हुआ, हमने तो कुछ नहीं। जैसे कमरे वगैरह जो है, कमरे वगैरह सब भारत में हाँ। मतलब प्रायः इस तरह के कमरे नहीं होते हैं। हाँ। तो ये कहा जाए कि मन में प्रेरणा वहाँ पर रहने की वजह से हुई। ये परिकल्पना वहाँ के रहने की वजह से हुई, लेकिन इसमें कहीं टच उस वहाँ की आर्किटेक्चरल जो कल्चर है वो उसका नहीं है, ऐसे वहाँ पर नहीं है, अपने ये यूनिक है। अच्छा, इतना खान पान इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अब औषधालय भी आपने सोचा होगा? बिल्कुल भी। अगले स्टेज में जो हमारा फेज़ 2 होगा उसमें हमारे यहाँ औषधि का निर्माण भी होगा। यहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि खादी निर्माण भी मैं करूँ, जिससे कि यहाँ जो भी रहें हमें बाहर से न्यूनतम चीज़ें जो प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम नमक नहीं बना सकते, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तेल हम बना सकते हैं, तो इन्हीं चुने आइटम छोड़ करके बाकी सब कपड़े भी हमारे यहीं बने। हम आश्रम में रहें तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े कुछ भी लेने के लिए। ऐसे साबुन भी हम बनाए, तेल भी बनाए सब, लेकिन हमें वो नहीं करना है कि हम इसका व्यवसाय करें। इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, ये जीवन में मेरे जीते जी तो कभी नहीं होगा कि मैं फैक्ट्री खोल करके इसको बाहर बेचना शुरू करूँ। आश्रम में जो आएंगे उनकी सुविधा के लिए रहेगा। विस्तार की क्या योजना, क्या आगे की क्या योजना? अभी तो लगता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें बनी हैं इनको अच्छा कर दिया जाए, फिर जैसे जैसे ईश्वर प्रेरणा देंगे। लोग तो कहते हैं कि एक आश्रम फ्लोरिडा में भी बनाइए, आप अमेरिका में, अगर ईश्वर चाहेगा तो वहाँ भी बन जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि रुक जाओ, ये 3 बहुत हो गए। पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में भी हाँ। हो। अब वही जैसे जैसे ईश्वर रास्ता दिखाएगा आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके प्रश्न बहुत बहुत आनंद आया। ऐसा लग गया कि अब शायद जीवन बचेगा नहीं। मैंने तय कर लिया कि अब चूँकि जीवन बचेगा नहीं तो इसको जल्दी समाप्त करने के लिए थोड़ा व्यसन बढ़ा दिया जाए। अच्छा। कि कष्ट बहुत था जी। और उम्मीद बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, आयुर्वेद, होम्योपैथ, संत महात्माओं के आशीर्वाद वगैरह सब कुछ लग नहीं रहे थे। और उसका दोष मुझे ही था। बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी जितनी गंभीर मेरे मानसिक मन की शक्ति नहीं थी कि मैं उस व्यसन को छोड़ सकूं। पहले व्यसन छोड़ूं तभी तो आगे कुछ हो पाएगा। तभी एक संत मेरे जीवन में आए, वो योगी थे, सन्यासी थे, ये भी मुंबई की ही बात है जी। और उनके वो आकर के कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो हमारे कक्ष में ही उनका रहना हुआ। अच्छा। और उन्होंने मुझे जब देखा इतना कमजोर तो कहा कि योग से तुम ठीक हो सकते हो। और उसी समय मुझे अटैक आया और उन्होंने अपना हाथ मेरे पीठ पर रखा और उस हाथ में से जो ऊर्जा निकली, पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई जी। वो मुझे आज भी अनुभव होता है। वो जो अटैक के पोस्ट अटैक सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली 3-4 दिन में ठीक होते थे और यहाँ 3-4 घंटे में ठीक हो गया। और मुझे तब विश्वास हुआ कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊँगा, उनके अंदर सिद्धियाँ हैं। और मैंने उनका ये विश्वास आप में जग गया। और फिर मैंने उनके समर्पण कर दिया कि अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। उस क्षण के बाद कभी भी
व्यसनों की याद नहीं आई। मैं तमाम प्रकार के व्यसन किया करता था। हर कुछ मिनट में सिगरेट पीना या उससे अधिक भी गांजा भी पीना और फिर रात होते होते शराब पीना। तो व्यसनी, हाई लेवल का व्यसनी था। लेकिन कुछ ऐसी उन संत की कृपा हुई, उन्होंने जो मेरे ऊपर हाथ रखा था उससे मानसिक शुद्धि हो गई। क्या हो गया, उन्होंने कहा कि अब तुम कोई व्यसन नहीं करोगे, और मैंने उनका कहना मान लिया। मैंने व्यसन करना छोड़ दिया। उनके द्वारा सिखाए गए, करवाए गए क्रिया, प्राणायाम, ध्यान और आसन से धीरे धीरे शरीर में चेतना आई, दृढ़ता आई, शक्ति आई, और मुझे योग का चमत्कार दिख रहा था। कैसे एक मरणासन्न व्यक्ति जीवन के करीब बढ़ता जा रहा था। हम कुछ हफ्ते में ही लगभग स्वस्थ से हो गए, और हुए थे स्वस्थ या स्वस्थ होने के बिल्कुल 90% हो चुके थे, 10% बचा था कि उन्होंने कहा कि मुझे कहीं जाना है, और वो मुझे छोड़कर चले गए कि मुझे ऋषिकेश जाना है। लेकिन मेरे मन में खूब एक जो शब्द था बर्निंग डिज़ायर उत्पन्न हो गई। योग को पूरी अच्छे से समझना है, सीखना है, जानना है, और जो बचा कुचा बीमारी है, बची कुची बीमारी है, उसको ठीक करके इसे दूसरों तक देना है। वो नहीं लौटे, तब मैंने थोड़ा शोध किया कि यहाँ अच्छा, उन्होंने अपना नाम और स्थान बताया था कि कहाँ से? जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सब कुछ बाद में मैंने जब तलाशा तो कुछ ऐसा निकला नहीं। उनका नाम उन्होंने बताया था ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य, ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य। और फिर उन्होंने बताया था कि मैं फला जगह में हूँ या वहाँ से आया हूँ। उन जगहों पर मैं गया, मैं स्केच कर लिया करता था, तो मैंने स्केच से उनका चित्र बनाया और बताया लोगों को। तो उन्होंने बोला नहीं, इस नाम का और इस चेहरे का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आश्रम में कभी नहीं आया। तो वो सिर्फ प्रकट हुआ। ये चमत्कार जो है सिर्फ आपको ठीक करने के लिए चमत्कार हुआ। और वो अगर मान लीजिए वो थे भी मनुष्य स्वरूप में, वो चाहते नहीं थे कि मैं उनके प्रति राग पैदा हो जाए, मैं उनके पीछे पीछे घूमता रह जाऊँ। इसलिए हो सकता है वो कारण रहा होगा। मैं सोच विचार किया, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। लेकिन फिर मैंने तलाशा कि कहाँ से पूरी तरह अच्छे से योग सीखा जा सकता है। तो एक मित्र ने बताया कि मुंबई में ही सांताक्रूज ईस्ट में जी दुनिया की सबसे पुरानी योग स्कूल है, उसका नाम है दी योगा इंस्टीट्यूट। तो हम वहाँ पहुँचे और एक प्रक्रिया के तहत हमारा उसमें प्रवेश हुआ, और हमने वहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। फिर कुछ समय वहीं पर वॉलंटियर टीचर रहे। फिर गुरु की अनुमति लेकर के हम वहाँ से जो निकले, आज 27 वर्ष से योग की सेवा कर रहे हैं। सुबह आँख खुलती है और रात को आँख बंद होती है, इस बीच में सिर्फ योग सेवा ही चलती है। तो ये सेवा जो है, योग की सेवा जो है, लोग तो ये कहाँ से, मतलब स्वतंत्र रूप से आपने कहाँ से शुरुआत की और कैसे शुरुआत की? जी, मैंने हिमाचल प्रदेश में गया, क्योंकि वहाँ मैं पहले जा चुका था और वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे लगता था कि वो जगह है जहाँ पर मैं रह करके लोगों को योग सिखा सकता हूँ। वहाँ पहुँचा और अपनी पहली योगशाला मैंने वहाँ निर्माण किया। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ लोगों से उधार लिए, और वो योगशाला बहुत सुंदर मैंने बनाया जी। ब्यास नदी किनारे कुल्लू मनाली के बीच में, नगर गांव के पास में। और उसको कुछ 3 महीने ही हुए थे चलते चलते, अचानक से लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ बादल फटे और नदी में बाढ़ आई और हमारा वो योगशाला बह गया। तो फिर हमारा मन टूट गया कि क्योंकि युवा थे, इतने मन बहुत शक्तिशाली नहीं था, कमज़ोर था। अभी तो योग सीखा ही था, उसका असर आने में समय लगता है। तो हम बहुत नर्वस हो गए, डिप्रेशन जैसी चीज़ें दिखने लग गई। तभी एक मित्र, एक स्टूडेंट और मित्र भी थी, उन्होंने हमें सहयोग किया और कहा कि हमारा एक स्कूल मलेशिया में है जी, आप वहाँ चलिए। ऐसे करके यात्रा भारत से मलेशिया पहुँच गए हम, और वहाँ स्कूल में योग सिखाने लग गए। कुछ समय वहाँ रहने के बाद
फिर एक अवसर मिला, या ऐसा लग गया कि बाहर देश में मेरा मन लगने वाला नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण था भोजन का, वो बाधक तत्व बना। हमें शुद्ध सात्विक और निरामिष भोजन करने की आदत थी, और वहाँ पर चारों तरफ मांस ही मांस और लोग मदिरा खूब खूब यही सब। तो हमने फिर उनसे अनुमति ली और फिर सोच विचार किया कि कहाँ पर आगे जीवन को बढ़ाया जाए। तो मेरी जन्मस्थली और जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, उज्जैन, वहाँ वापस लौटा। संयोग की बात थी कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक नौकरी भी मिल गई। जी। तो 1996 से फिर मैं उज्जैन में रहना शुरू किया। एक ही साथ में नौकरी भी करता था, लोगों के घर जाकर योग भी सिखाता था, कैंप भी लिया करता था, और जहाँ से मैंने योग सीखा है वो लोग मुझे अलग अलग जगह भेजा भी करते थे, कॉरपोरेट्स में, या कहीं उनको सरकारी कुछ ऐसा आता था कि इस डिपार्टमेंट में यहाँ योग सिखाना है। तो मैं चूँकि मध्य भारत में था तो आसानी से कहीं भी भारत में जाकर के योग सिखा देता था। जी। ऐसी यात्रा 2009 तक चली। तब हमने कहा कि अब ये सब को थोड़ा सा और स्तर पे ले जाना चाहिए, ऊपर के स्तर पे ले जाना चाहिए। नौकरी छोड़ दिया, सब प्रकार की ये जो बिखरे हुए कार्यक्रम थे उसको बंद किए, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने योग लाइफ सोसाइटी को जो रजिस्टर हो गया था 96 में ही, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने काम करना शुरू किया 2009 में। और अपना एक योग स्कूल खोला उज्जैन में, फिर वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया, कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप ये सब करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे विदेश में ब्रांचेस बनाना शुरू किया। जो लोग बाहर से आते थे योग सीख करके, उनको योग स्कूल खुलवाया, और वो जो यात्रा शुरू हुई, पहला टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हमने 2010 में किया था, और अभी 59 चल रहा है, 59वां चल रहा है। इस बीच में 3600 से ज़्यादा योग शिक्षक हमने तैयार किए। हमने सोचा कि मैं कितने लोगों को योग सिखाऊंगा। शाखाएं कितनी है, कहाँ कहाँ? अब मैं तो गया 56 देशों की यात्रा की, लेकिन जहाँ पर हमारे एफिलिएटेड योगा स्कूल हैं वो 22 देशों में हैं। 22 देशों में 200 से अधिक योग स्कूल्स हैं, जिसमें 40 केवल ब्राज़ील में है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में इस काम आगे बढ़ा। तो जो योग सीखते हैं उन्हें हम योग स्कूल खुलवाते हैं, और उन्हें अपना एफिलिएशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और वो सब पूरा सेल्फलेस होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। हम इसको फ्रेंचाइजी शब्द नहीं बोलते, फ्रेंचाइजी में उसे पैसा देना पड़ता है, हम उसे पैसा देते नहीं, हम बल्कि और सपोर्ट दे देते हैं। किसी विद्यार्थी के पास में पैसा नहीं है तो हम अपनी ओर से उसे योग स्कूल खोलने के लिए कुछ हज़ार रुपए की जरूरत पड़ती तो वो भी दे देते हैं कि जाओ खोलो। जीवन का उद्देश्य या जीवन का एक मिशन अब बन गया है कि जब तक ये श्वास है तब तक अधिक से अधिक योग शिक्षक मैं बनाऊं, योग से लोगों की बीमारियां ठीक करूं। क्योंकि मेरी ठीक हुई है तो मुझे विश्वास है दूसरों की भी ठीक हो सकती है। और कुछ गिने चुने बीमारी को छोड़ दें, 3-4 ही ऐसे हैं, बाकी सभी बीमारियों का संभव है कि इससे इलाज हो जाए, योग से इलाज हो जाए। तो आपकी यात्रा विदेश में सबसे ज़्यादा किस देश से आप प्रभावित हुए? प्रभावित किस देश से हुआ? अरे ज़्यादा काम करने का अवसर कहाँ मिला? वो ब्राज़ील में मिला। ब्राज़ील। मैंने शुरुआत की थी काम करने की हॉलैंड से, नीदरलैंड में, और वहाँ हमारा पहला योग स्कूल खुला। वो मेरी बेटी के नाम पर ही था, स्वरदा योगा के नाम से। लेकिन कुछ कारण बने, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ वगैरह हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया बहुत आगे तक। और समझ में भी आया कि हमें क्या क्या पूर्व तैयारी करनी होती है कोई भी स्कूल खोलने के लिए। फिर अमेरिका में योग स्कूल खुला, नॉर्वे में खुला, और ऐसे करते करते यात्रा ब्राज़ील पहुंची। अच्छा, इन किसी भी इस देश में कभी मैं आगे होकर मैंने नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ, सब ईश्वर कृपा से ही होता था। जैसे पहली बार मैं वेस्टर्न कंट्री किसी देश में गया तो हॉलैंड गया,
वहाँ की एक महिला ऋषिकेश में किसी से मिली और कहा कि मुझे एक ऑथेंटिक योग टीचर चाहिए जो ये कमर्शियल योग न सिखाए हमें, और हमें अच्छे से सीखना, क्योंकि मैं 20 सालों से सीख रही हूँ, मुझे कुछ अभी भी आता जाता नहीं है, पद्मासन भी नहीं लगा पाती हूँ। तो जिनसे उन्होंने बात की, उनको जानते थे और मेरे पास भेज दिया। वो 20 साल से पद्मासन नहीं लगा पा रही थी और मैं 20 मिनट में उनको पद्मासन लगवा दिया। तकनीक होती है, शरीर के बारे में जानने की एक समझ होती है। तो बड़ी प्रभावित हुई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं 20 साल से कोशिश कर रही हूँ पद्मासन लगाने का, और ये आदमी केवल मिला और मुझे 20 मिनट में पद्मासन लगवा दिया। रह करके उन्होंने अच्छे से योग सीखा, और जब प्रभाव उनके ऊपर पड़ा वो बहुत उत्साह में आ गई कि मुझे कैसे भी करके इस व्यक्ति को हॉलैंड में लाना है। जाते ही मुझे पत्र लिखा और बोला कि आपकी तैयारी कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देश में आए और यहाँ पर हम आपके साथ मिलकर के योग स्कूल। नॉर्वे से कोई मिला कहीं और, उन्होंने मुझे नॉर्वे बुला लिया। इटली से कोई योग सीखने के लिए आए, उन्होंने मुझे इटली बुला लिया। तो ऐसे सब दूर से लोग कहीं या तो मुझसे योग सीखने भारत में आते थे, या विदेश में किसी देश में मिलते थे, या मुझे संयोग से ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी बुलाया जाने लग गया। तो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, तो वो लोग मिलते थे और कहते थे कि अरे जब लेक्चर सुनते थे हमारा या सुनते थे तो वो उस देश में बुलाते थे। ऐसे ही करके ब्राज़ील से एक लड़की आई थी, वो इंटरप्रेटर थी किसी एक युवाचार्य, ब्राज़ीलियन युवाचार्य। उन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित किया कि आप आइए, और हम लोग 6-7 लोग हैं जो योग टीचर बनना चाहते हैं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ट्रेवल कर सकें इंडिया, तो आपको हम बुला लेते हैं। वहाँ बुलाया, तो 6-7 लोग तो तैयार थे। जब तक मैं पहुँचा तब तक वहाँ 15 लोग तैयार हो गए। पहला टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 15 लोगों का हुआ, और वो इतना सफल रहा, इतना प्रभावपूर्ण रहा कि मैं निकलूँ वहाँ से वापस 1 महीने के लिए गया था, उसके पहले ही 4 महीने बाद का दूसरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की एडमिशन होकर फुल हो गया। इतना लोगों ने बताया एक दूसरे से कि कैसे हैं, और मैं दोबारा चला गया। वहाँ पहुँचा ही नहीं, इसके पहले तीसरा भी अनाउंस हो गया और उसमें भी सीट फुल हो गई। तो वहाँ कुछ ईश्वर कृपा मान लें, या उन लोगों से हमारी ऐसी वेवलेंथ मिला कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अनाउंस हो। पहले 3 हुआ करते थे, फिर हमने उसको 2 पे कर दिया, और फिर हमारा आश्रम बना। 2018 में आश्रम बन गया वहाँ, सत्यधारा योगा लाइफ आश्रम साउथ ब्राज़ील में है। तो फिर अब वहाँ पर हम 5 बार भी करने लग गए हैं, जिसमें 2 बार तो मैं रहता हूँ, 3 बार वो हमारी जो रानी है वो बहुत मास्टर ट्रेनर बन गई, वो मुझे लेके गई थी। वो खुद अच्छी योगचारिणी बन गई, और 3 बार टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करवाती है। आश्रम में पूरे दक्षिण अमेरिका से लोग आते हैं वहाँ योग सीखने के लिए, और वो एक मिनी इंडिया है। जैसे मिनी इटली लोग यहाँ बनाते हैं, ऐसे हमने वहाँ मिनी इंडिया बना दिया। यहाँ से नीम के पौधे लेके गया, यहाँ से पीपल के पौधे, सब पौधे यहाँ से जो वहाँ नहीं होते हैं सब ले जा करके वहाँ लगाया। वहाँ की भोजन की भारत में जो पद्धति है, वहाँ के लोगों को ट्रेंड किया, स्टाफ को, तो वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। और ऐसे ही भोजन जो हमारे भारतीय भोजन है, ये सब वो बनाना उन्होंने सीख लिया। और एक रेसिपी बुक हमने निकाली, उसका नाम है ब्राज़ीलियन फूड। हाँ, तो ब्राज़ील और इंडिया को ब्राज़ीलियन बोल दिया। इंग्रेडिएंट्स वहाँ के हैं, रेसिपीज यहाँ की है, तो इसलिए उसका नाम ब्राज़ीलियन नाम दिया। और थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया है, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं मिलती और वहाँ मिलती है, तो हम उसको इंडियन कैसे बोलेंगे। इसलिए हमने उसका नाम ब्राज़ीलियन फूड रखा। तो कुछ 36 रेसिपीज़ हमने बनाई सब्जियों की, और कहा कि ये तो वो चल निकला है। बहुत लोग उसको किताब को मांगने लग गए, तो अपने यहाँ पर ट्राई करने लग गए। सबसे ज़्यादा काम हमें ब्राज़ील में करने को अवसर मिला। वहाँ जो भोजनशाला जो है उसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आते हैं? ऑफकोर्स वहाँ बाहर के लोग ही आते हैं। बाहर मतलब जो योग सीखने नहीं आते हैं जी, ऐसे? जब हमारा कोर्स नहीं चल रहा होता है तब हम अलाउ करते हैं। जब कोर्स चल रहा होता है तब तक तो वहाँ पर कोई अलाउ नहीं होते हैं, जगह भी नहीं होती है। जब कोर्स नहीं चल रहा होता तो हम ओपन कर देते हैं, कोई व्यक्ति आकर के वहाँ रहे और वो एक भारतीय जीवन शैली को वहाँ पर जिए। हम यही बोलते हैं, लिव अ लाइफ ऑफ इंडिया, ऐसे उसको प्रमोट करते हैं, तो लोग आते हैं और एक इंडियन लाइफ स्टाइल। ये तो विदेशों की बात है।
भारत में कहाँ कहाँ आपके मतलब सेंटर हैं? जी, भारत में उज्जैन से शुरुआत हुई थी, तो उज्जैन में तो है ही। हाँ, इंदौर में बहुत ज़्यादा हुए, 14 योग सेंटर इंदौर में है। इसके अलावा जयपुर में है, जोधपुर में है, मुंबई में 3 है, कोलकाता में है और अहमदाबाद में भी बस खुलने वाला है। एक उत्तरकाशी में भी है। अहमदाबाद में अगले महीने एक योग लैब अहमदाबाद खुलने वाला है 15 जनवरी को। तो ऐसे सब मिला ले तो 27 सेंटर्स भारत में है। अच्छा, एक अभी बात हुई कि किन्हीं को ऑथेंटिक योग शिक्षक या प्रशिक्षक चाहिए, योगाचार्य चाहिए, तो आपका नाम कौन है? तो ये बता कि जो प्रामाणिक योग जो है, आप किसको मतलब अभी बहुत सारे लोग सिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अभी बहुत सारे लोग योग सिखाते हैं, बहुत प्रकार के योग सिखाने लगे हैं। जिस ज़माने में हमने योग सीखा तब तो योग एक ही था, जो शास्त्रीय पद्धति से आया हुआ योग था वही योग था। अब आपको इसको थोड़ा सा और बताऊँ, वर्णन करूँ तो शास्त्र मतलब क्या है? वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद और योग सूत्र, इनमें जो योग लिखा है वो शास्त्रीय योग है। तो इसकी जो मूल पुस्तक है वो है पतंजलि योग सूत्र जी। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में आसनों का वर्णन नहीं है, प्राणायाम का वर्णन नहीं है, उसमें क्रियाओं का वर्णन नहीं है तो बहुत कम सांकेतिक भाषा में ज़्यादा वर्णन आया। अब ये पतंजलि योग सूत्र 2500-3 साल पहले लिखा हुआ है। ज़्यादा वर्णन किया मत्स्यनाथ और गोरक्षनाथ जी ने, जो लगभग 1000 साल पहले थे। वो पुस्तकें आई शिव संहिता, घिरंड संहिता और हठ योग प्रतिपिका, योग रत्नावली, ये सब 1000 साल पहले लिखी। इसमें प्रायोगिक योग का वर्णन है, आसनों का वर्णन, कैसे आसन किया जाए, क्या उसके लाभ होते हैं, कैसे प्राणायाम किया जाए, क्या लाभ होते हैं, कैसे क्रियाएं की जाए, कुंडलिनी साधना क्या होती है। तो ये पुस्तकें इनमें जो कुछ लिखा है वो शास्त्रीय योग है। जब तक हम योग सीख रहे थे उस समय भारत में केवल यही सब था, लेकिन समय के साथ में लोग डिमांड करने लग जाते हैं हमें नयापन चाहिए, तो नयापन देने वाले लोग भी पैदा हो रहे हैं। तो बहुत ये अमेरिका को इसका ज़्यादा क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने फैशन योग बना दिया। कभी कोई नाम लेके आ जाते हैं, हॉट योगा, पावर योगा, लय योगा, अष्टांगा विन्यास योगा, और गलत तो तब हो गया जब ये ले आए न्यूड योगा। हाँ, नग्न करके फिर वो योग सिखाते हैं। और उससे ही बड़ा रशियन अभी लेके आए बियर योगा। हाँ, मतलब बियर का गिलास पास में रखेंगे, बियर पिएंगे और योग करेंगे। तो ये सब नई जनरेशन के अपने होते हैं कि उनको नयापन चाहिए, ये सब चाहिए, तो देने वाले भी मिल जाते हैं। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसमें। मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी योग शिक्षक हैं, बाबा रामदेव जी का नाम ले लें या अन्य जितने भी जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, ये सभी लोग शास्त्रीय योग का ही पालन कर रहे हैं, ये फैशन योग में नहीं गए। तो नतीजा यह है कि 27 सालों में हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें इसकी सबकी आवश्यकता है, लोग तभी हमारे पास में आ रहे हैं। एक थोड़ा सा और प्रकार से देखिए, बाबा रामदेव जो काम कर रहे हैं अद्भुत काम है, बड़ा काम उन्होंने किया, लेकिन ऐसी धारणा लोगों को बन गई है कि बाबा रामदेव ने ही योग को पुनर्जीवित किया है। आपका क्या मानना है कि ये धारा जो है, परंपरा जो है, निरंतर चल रही थी या अचानक बाबा रामदेव से ये परंपरा शुरू हुई? बाबा रामदेव जी का कंट्रीब्यूशन एक बात के लिए नकारा नहीं जा सकता, वह यह है कि भारत में, इन्वर्टेड कॉमा, भारत में पूरी जनसंख्या जितनी है उन सबको उन्होंने बता दिया कि यह योग है। क्योंकि वो मीडिया, टेलीविज़न और मास टीचिंग में बहुत उनकी प्रवीणता रही है, तो योग में तो प्रवीण थे ही, साथ ही साथ वो इस बात में भी बहुत अच्छे प्रवीण हैं कि कैसे 20,000 लोगों को, 10,000 लोगों को संबोधित करें, योग सिखाएं। ये कला या ये प्रवीणता सबके पास नहीं होती, ईश्वर की कृपा होती तभी। तो भारत में सिर्फ योग को जन जन तक पहुंचाने वाले और सिखाने वाले
बाबा रामदेव के पहले यदि मैं सोचूं कि कितने लोग योग करते रहे होंगे भारत में, तो उसकी संख्या हार्डली 5 लाख 10 लाख होती होगी। तब वो 50 लाख 1 करोड़ हो गई। इतना बड़ा अंतर नहीं किया। लेकिन भारत के बाहर कोई बाबा रामदेव को नहीं जानते हैं। भारत के बाद बाहर अगर कोई हिंदुस्तानी रह रहा हो तो बात अलग है, तो उनको तो हम हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। और बाकी अमेरिका में या यूरोप में किसी भी देश में अगर उनका बोले कि ये कौन है बताइए, तो महर्षि महेश योगी से ज़्यादा तो जाने जाते हैं। ये महर्षि महेश योगी, ओशो, भक्ति वेदांत जी, ये अपने इस्कॉन वाले, और इसके बाद श्री रविशंकर लोग बहुत हैं, शिवानंद जी, अयंगर, इनको लोग जानते हैं। अयंगर को सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर भारत के बाहर किसी योगी को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं तो अयंगर को जानते हैं। उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। शिवानंद जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया। महर्षि महेश योगी ने तो सारी पराकाष्ठाएँ समाप्त कर दी थी। इतने हाइट पर भारतीय जीवन दर्शन को, यहाँ की वैदिक पद्धति को लेके गए थे। वो योग तो नहीं, उनका अलग था। वो शास्त्रीय योग उनका नहीं था। उनका अपने द्वारा रचना किया हुआ TM भावाती ध्यान उनका था, जिसका उल्लेख कहीं किसी शास्त्र में नहीं है। लेकिन उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति और वैदिक परंपरा को बाहर बहुत पहुँचाया उस समय में। इसी के साथ इस बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं।